Good morning everyone. So this is the second part of video in which we are discussing about the topic respiration. In our last video we had already talked about the type of respiration, and in that we have talked about anaerobic respiration. And in anaerobic respiration I have told you that in the next class we'll discuss one of the reaction of anaerobic respiration that take place in human. So this reaction is actually taking place in human, and in this reaction what is happening, as we have talked earlier, the glucose break down into the two molecule of pyruvate. Here the glucose is 6 carbon containing compound, and when it breaks down it form 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. अब देखिए 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है. अगर 6 कार्बन से बना हुआ है कोई मॉलिक्यूल लाइक दिस, 6 कार्बन कंटेनिंग है, और ये 3 कार्बन में टूट रहा है, तो 3 कार्बन से ये ब्रेक हुआ, तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने. तो हमारे पास भी कितना आया? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल आया. तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इंटू 2 पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म, and this pyruvate then breaks into lactic acid and gives the 2 molecule of energy in our muscle cell. But the condition is that there is lack of oxygen. अगर sufficient oxygen होता तो ये aerobic respiration कहलाता, and there the pyruvate breaks down completely into CO2, water and energy molecule. But as it is anaerobic respiration, so means यहाँ पर sufficient oxygen supply नहीं है, यहाँ पर oxygen का क्या है? lack है. Because of that pyruvate undergo partial degradation, means ये completely breakdown नहीं हो पाता, and it converts into the lactic acid. This lactic acid is also the 3 carbon containing compound. Fine. And gives us 2 energy molecule. Now, if this reaction is taking place in our muscle cell, then what problem we are facing? This reaction generally help इन एथलीट्स, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन आपकी बॉडी में नहीं होती. ये आपका नॉर्मली तभी होगी जब बहुत तेज रनिंग हो रही है या फिर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं. तो उस टाइम पर मैंने आपको बोला है कि जब आप रनिंग या हेवी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा. एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा. और एनर्जी आपको कब मिलेगी? जब क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कब होगा? जब यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई होगी किसकी? ऑक्सीजन की. अब आप रनिंग कर रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज को तोड़ना है, लेकिन उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आप प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहे हो. ऑल्दो जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बट वो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने की बाद भी जो प्रॉपर ऑक्सीजन है वो हम इनहेल नहीं कर पाते. एंड when we are not inhaling the proper oxygen, तो हमारी बॉडी में क्या बनेगा कि inadequate सप्लाई की वजह से हमारी बॉडी में फॉर्म होता है वो लैक्टिक एसिड. And this lactic acid, it accumulates in the muscle cell, and there it cause muscle fatigue and cramps and pain. कि ये आपका लैक्टिक एसिड आपके मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट लैक्टिक एसिड, क्योंकि माइल्ड एसिड है, जब ये डिपॉजिट होने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे, सो बिकॉज ऑफ दैट मसल्स अंडरगो फटीग. फटीग की मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी और मसल का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो आप काम भी नहीं कर सकते. क्योंकि कोई भी हम काम कर रहे हैं, हम पेन उठा रहे हैं, हम पेंसिल उठा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है? हमारी मसल्स इन्वॉल्व है. तो यहाँ पर मसल फटीक होता है कि मसल्स जो हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, एंड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ना करने की वजह से मसल्स जो हैं वो थक जाती हैं और आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते. या फिर एथलीट्स के केस में आपका क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि रनिंग करते हुए या फिर भागते हुए स्प्रिंटर्स जो होते हैं उनको कई बार मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, मोच आ जाती है ना. तो उस टाइम पर भी यही प्रॉब्लम होती है, भागते भागते मसल पेन, मसल खिंच जाती हैं.
तो वो सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से है कि जब वो भाग रहे थे, वो रनिंग कर रहे थे, तो उनकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बना और उस लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्रैम्प्स और मसल पेन की प्रॉब्लम फेस हुई. फाइन. So this is the question which is asked sometime, that what problems are faced by the athletes when they are running. ठीक है, so उसका आंसर आपको ये I have written here. Now we are talking about the energy molecule. So we all know that the पैकिंग ऑफ एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में पैक है. तो एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में है? एटीपी की फॉर्म में. और एटीपी आई हैव टोल्ड यू इट इज व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ अवर सेल और अवर बॉडी. ओके, ना एनर्जी करेंसी की बात करें बच्चा. करेंसी क्या होता है? करेंसी देकर आप कुछ चीजें खरीद सकते हो, वही करेंसी है. तो यहाँ पर भी वही है, एनर्जी जब सप्लाई होगी, जब एनर्जी मीन्स एटीपी जो है वो क्या है? एनर्जी करेंसी की तरह. यानी जब एटीपी आप देंगे तब आपको जाकर क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा. तो करेंसी आपका है जिससे देकर आप कुछ चीज खरीद पाए. तो सेल की करेंसी क्या है? सेल की करेंसी एनर्जी के लिए क्या है? एटीपी. यानी कि जब सेल के अंदर एटीपी बनेगा तभी सेल को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज next we are talking about types of reaction we have done, and in that type of reaction हमने दो reactions को mainly पढ़ा. एक जो कि ह्यूमन के लिए harmful है, जहां पर हमने बात की lack of oxygen. एक आपका जहां पर हमने बात की फर्मेंटेशन, जो कि बेकरी इंडस्ट्री और बेवरेजेस इंडस्ट्री के लिए यूजफुल रिएक्शन है, जिससे आपका अल्कोहल फॉर्म किया जाता है, ब्रेड मेकिंग में, केक मेकिंग में यूज किया जाता है. So that we have already done. Now we are coming to the next topic, that is respiration in case of plants and animal. Now first we'll talk about respiration in case of plants. Fine. In case of plant, the respiration, it is very simple process as compared to the higher organism. प्लांट के केस में जो रेस्पायरेशन होती है वो एक सिंपल प्रोसेस होती है. जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स, तो वहां पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है. बट प्लांट्स के केस में रेस्पायरेशन की प्रोसेस क्या है? सिंपल है. एंड व्हाई इट इज सिंपल? बिकॉज इन द केस ऑफ प्लांट द respiration is held by the process of diffusion, and diffusion you have already studied in your 9th class. It is just the movement of molecules from high concentration to लो कंसेंट्रेशन. गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ. एंड यहाँ पर आपका डिफ्यूजन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि प्लांट्स के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है. डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है. तो यहाँ डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो आपका डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है जहां पर इजीली आपका गैस जो है वो एक्सचेंज हो सकती है. फाइन. नाउ दिस रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्लांट इट occurs through with the help of stomata and lenticell. तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन इज व्हाट? सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन केस ऑफ प्लांट. तो यहाँ जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू हो रहा है. स्टोमेटा you have already studied earlier that stomata is what? It is tiny holes, or we can say tiny pores present on surface of leaf. लीफ सरफेस पर जो टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा. ओके. एंड lenticels are the new term. Lenticels are actually loosely arranged parenchyma cell. जैसे आपका यहाँ पर जो लीव्स होती है वो थिन होती है, वहां पर आपका डायरेक्ट एक्सचेंज हो सकता है. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बार्क, वी आर टॉकिंग अबाउट रूट, तो दीज बार्क एंड रूट आर बिट थिक इन नेचर. एंड यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपके कुछ लूजली arranged parenchymatous cells are present,
and these loosely arranged parenchymatous cells are called what? लेंटिसेल्स। तो बार्क और रूट के केस में प्लांट में जो एक्सचेंज होगा वो किसकी हेल्प से होगा? लेंटिसेल्स की हेल्प से होगा। फाइन। नाउ how the respiration held in plant? So in plant what is happening? See, ड्यूरिंग द डे टाइम आपका क्या होता है? डे टाइम में आपका रेडिएंट एनर्जी लीव्स पर पड़ रही है और यहाँ पर स्टोमेटा क्या होगा? स्टोमेटा होगा ओपन। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो एटमॉस्फेयर से जो CO2 है, दिस CO2 इट एंटर्स इनटू द सेल। ओके, ये CO2 एंटर करेगी कहाँ पर? लीफ के अंदर। एंड जब CO2 एंटर करती है तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है that this CO2 when enters into the leaf it undergo the reaction photosynthesis and in through this reaction plants prepare their food। तो इस CO2 की हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। फाइन। एंड व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फूड तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो तो एज अ फूड यहाँ स्टोर हो जाएगा। ओके, स्टार्च एंड ग्लूकोज। एंड यहाँ पर आपका एक और प्रोडक्ट बना था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, एंड दैट प्रोडक्ट इज योर ऑक्सीजन। सो दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दिन के टाइम पर प्लांट क्या करते हैं? CO2 को इनहेल करते हैं। ओके, सी ऑपोजिट चल रहा है। हमारे केस में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो डे टाइम पर प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 को क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? एक्सेल कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द नाइट? As during the night no light is there, so the reaction of photosynthesis is actually negligible। See, हम बात करते फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन थे। एक आपका था लाइट रिएक्शन, जहां पर लाइट की जरूरत थी और इस लाइट रिएक्शन में आपका क्या बन रहा था? सिर्फ बन रहे थे एनर्जी मॉलिक्यूल। फाइन। दूसरा आपका था डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, और ये डार्क रिएक्शन आपका लाइट पर डिपेंड नहीं होता। यहाँ पर इस एनर्जी मॉलिक्यूल को यूज कर क्या बनाया जा रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड से फूड यानी कि स्टार्च और ग्लूकोज बनाया जा रहा था। फाइन। सो यहाँ पर आपका जो फूड और स्टार्च बनने की प्रोसेस है दैट इज नॉट लाइट डिपेंडिंग। फाइन। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दिन के टाइम पर जब लाइट पड़ी तो यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाए और उन्हीं एनर्जी मॉलिक्यूल को रात में यूज किया जाए और फूड प्रिपेयर कर लिया जाए। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रात को भी चलती है। ओके, बट इट इज नेग्लिजिबल इन काउंट, क्योंकि थोड़ा बहुत जो एनर्जी मॉलिक्यूल बना होगा वो आपका रात में यूज हो रहा है। बाकी जो एनर्जी मॉलिक्यूल बना दिन में, वो दिन में भी तो यूज हुआ, तो उनमें दिन में आपका यूज हो गया एनर्जी मॉलिक्यूल, कुछ अमाउंट में जो रह गया वो रात में आपका यूज हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टॉप होती है रात में, बट इट इज नेग्लिजिबल इफ वी कंपेयर विद द डे टाइम। फाइन। नाउ यहाँ पर क्योंकि फोटोसिंथेसिस नेग्लिजिबल है तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा वो भी नेग्लिजिबल यूज हो रहा होगा, मीन्स रिलीज हो रहा होगा। एंड क्योंकि यहाँ पर नेग्लिजिबल ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होगा तो जो भी ऑक्सीजन बन रहा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो प्लांट उसे क्या कर रहे होंगे? यूटिलाइज कर रहे होंगे। इसीलिए रात के टाइम पर आपका जो प्लांट है वो कभी भी ऑक्सीजन नहीं देते एक्सेप्ट फ्यू लाइक पैनियन ट्रीज देयर। अदरवाइज आपको बोला जाता है कि रात के टाइम पर आपको पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिस इज द रीजन, क्योंकि रात के टाइम पर वो ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट बाहर रिलीज नहीं करते हैं, ऑल्दो व्हाट दे आर रिलीजिंग एट द नाइट टाइम इज CO2। तो प्लांट रात के टाइम पर भी CO2, क्योंकि स्टोमेटा तो ओपनिंग और क्लोजिंग चलेगी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस नेग्लिजिबल, ऑक्सीजन भी नहीं बन रही होगी तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं हो पाएगी। तो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो सिंपल आपका CO2 ही थोड़ा अंदर बाहर मूव करता रहता है। तो they are exhaling what? CO2 during the night time. So this is the complete process of respiration in case of plant. Fine. Now talking about the respiration in case of animals.
In case of animals, the animals are categorized either they are aquatic organism or they are terrestrial organism. Terrestrial means animals या तो लैंड हैबिट के होते हैं और या फिर वो कहाँ पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं. If the organism are living in aquatic system or aquatic habitat, so they are using their gills. In your lower classes में भी आपने पढ़ा हो कि जो एनिमल्स होते हैं दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. जैसे प्लांट के केस में रेस्पिरेशन किससे हुआ, स्टोमेटा और लेंटिसेल से हुआ. एनिमल्स के केस में अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. सो इन केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म व्हाट दे हैव gills. And if the organisms are terrestrial, then in case of terrestrial organism they have what, they either have skin. कुछ organism में आपको skin मिलेगी, कईयों में आपको ट्रैकिया एंड स्पाइरिकल्स मिलेगी. लाइक इन केस ऑफ योर इंसेक्ट आपको ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स, दीज आर सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो ये ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस. In case of human and other organism, higher organism, we have lungs. Skin आपको मिलती है like in earthworm. earthworm में skin के थ्रू होता है. And in case of frog also, frog में भी skin के थ्रू आपको मिलता है. frog के केस में आपको gills के थ्रू भी मिलता है, lungs के थ्रू भी मिलता है और skin के थ्रू भी मिलते हैं डिफरेंट कंडीशन में. ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉग आपका ऑर्गेनिज्म है जो तीनों ऑर्गन्स को यूटिलाइज कर सकता है अपने डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पर. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गन्स विच इज यूज्ड बाय द एनिमल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. नाउ टू एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इन सभी ऑर्गन में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस हेल्प करवा सकते हैं. So they have certain adaptations to act as a respiratory organ. और ये adaptations आपको organ में होनी चाहिए तभी वो respiratory organ की तरह behave कर सकता है. And what are those adaptations? The first one is that respiratory organ is इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट. कि जो भी ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा है वो एनवायरमेंट के या तो क्या हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गिल्स की, तो फिशेस में जो गिल्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं वाटर के. अगर हम बात करें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिश, तो यहाँ पर ये गिल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पानी है और ये पानी जो है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, वाटर के थ्रू ही गैस एक्सचेंज होता है फिशेस में. तो यहाँ पर आपका गिल्स क्या है, एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में. इसी तरह अगर हम बात करें इन केस ऑफ अर्थवॉर्म या फिर अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो वहां पर स्किन जो होती है वो भी क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है. यानी कि गिल्स और स्किन जो है वो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव कर सकते हैं. सेकेंड, द ऑर्गन मस्ट हैव द लार्ज सरफेस एरिया. आपका जो भी ऑर्गन है उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस एक्सचेंज हो पाए. फॉर एग्जाम्पल सी, अगर आपका कोई ऑर्गन है वो इस तरह से है, ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही एरिया कांटेक्ट में है जिसके थ्रू आपका गैस एक्सचेंज हो सकती है. अगर यही मैं ऑर्गन इस तरह से ड्रॉ करूं कि एज्यूम करिए लाइक आई एम ड्रॉइंग अ सेक्शन ऑफ गिल, कि ये आपका गिल होता है और इस गिल्स के अंदर इस तरह के बहुत छोटे छोटे मेम्ब्रेनस गिल स्लिट या गिल फिलामेंट होते हैं इस तरह के. फाइन, अब देखो यहाँ पर ये सरफेस एरिया था तो सरफेस एरिया कम था. अब ये फिलामेंट जो है वो इस तरह के फिलामेंट है ट्यूब की फॉर्म में, तो यहाँ देखो सरफेस एरिया कितना ज्यादा हो गया. कोई ऐसे ट्यूब है तो वहां पर सारा ट्यूब जो है वो कांटेक्ट में है पानी के, तो यहाँ सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एक तो एक्सचेंज आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है. फाइन, दूसरा अब सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये जो गैस होती है ये हमारी बॉडी में एक्सचेंज कहाँ पर होती है, तो ये गैसेस एनवायरमेंट से हमारी कहाँ पर मूव करती है, ब्लड वेसल्स में मूव करती है. क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाने का सारा काम कर रहा है. फाइन, सो यहाँ पर आपका
जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही ब्लड वेसल्स का नेटवर्क भी ज्यादा होगा। अब ये देखो यहाँ पर आपकी मान लो 2 ही ब्लड वेसल आ पाई, और अगर मैं ये ट्यूब की फॉर्म में ड्रॉ करूं लाइक दिस, तो यहाँ पर भी ब्लड वेसल है, यहाँ पर भी ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा एक्सचेंज ज्यादा हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उतनी ही ज्यादा उस एरिया पे क्या है, ब्लड सप्लाई, और अल्टीमेटली जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो आपके ब्लड में ही हो रही है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ऑर्गन हैव थिन मेम्ब्रेन, कि उस ऑर्गन की मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, थिन। क्योंकि अगर थिक होती, अब मान लो ये मैं ऑर्गन ड्रॉ कर दूं कि ये थिक मेम्ब्रेन है, बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है। अब थिक है तो डिफ्यूजन होने में, किसी मॉलिक्यूल को इसे क्रॉस करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर यही थिन होती तो मॉलिक्यूल इजीली अंदर बाहर मूव कर जाता। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, एंड मॉइस्चर होना चाहिए। कभी भी कोई गैस है तो वो गैस आपकी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर एक्सचेंज हो रही है तो हवा ऐसे एक्सचेंज नहीं हो जाती, ठीक है। उससे एक्सचेंज होने के लिए उस ऑर्गन के अराउंड लिक्विड में खुद को डिसॉल्व करना पड़ता है, यानी कि उस ऑर्गन के अराउंड मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, वाटर मॉइस्चर कंटेंट, ताकि वो जो गैस है CO2 है वो इसमें डिसॉल्व हो, या ऑक्सीजन है वो इसमें डिसॉल्व हो और फिर एक्सचेंज हो पाए। सो दीज आर द एडेप्टेशन विच एनी ऑफ द रेस्पिरेटरी मस्ट हैव। जरूरी नहीं है कि आपके सभी एडेप्टेशन एक ही ऑर्गन में मिले, हो सकता है किसी ऑर्गन में आपको 3 मिले, किसी में 4 मिले, बट ये एडेप्टेशंस आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द respiration for today. In the next class, we'll talk about respiration in aquatic organisms, terrestrial organisms, and we'll start about the respiration in humans in the next lecture. So this is all for today. Thank you so much.